यहाँ के कुछ नेता बीजेपी के उस समय थे, अब नाम बताना क्या, छोड़िए, पीछे छूट गई बातें बहुत। तो उन लोगों ने थाने में बैठ के मेरे खिलाफ मुकदमा लिखाया। नामांकन के समय ही, जबकि सभासद नहीं थे? नामांकन के बाद। नामांकन के बाद। हाँ, ये भी सही है कि हम मेयर बनना नहीं चाहते, ये भी सही है, क्योंकि मुझे लगता है हम उस सदन से ऊपर वाले सदन में चले गए, वापस लौट के फिर उसी सदन में क्यों जाएं। कभी वक्त साथ देगा तो उससे बड़े सदन में जाएंगे, देश के सदन में जाएंगे। इसलिए हमने आज तक कभी चाहा नहीं कि हम मेयर का चुनाव लड़ें और मेयर हो जाएं, मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन हमको फोर्स किया जा रहा है, हमसे हमारे लोग कह रहे हैं, क्षेत्र की जनता कह रही है कि नहीं साहब आप चुनाव लड़िए साहब, आप अगर हो जाएंगे तो शहर का विकास हो जाएगा। हाँ, कोई गलत है तो गलत के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल जायज़ बात है। करप्शन फ्री देश हमारा देश होना चाहिए भी, लेकिन करप्शन खाली हमारे सामने वाले में ही है। हमारे घर में करप्शन नहीं है, मुझे पहले अपने घर का करप्शन भी तो देखना चाहिए, है ना। कौन नहीं जानता ने क्यों प्रक्रिया चुनाव की हो। ईवीएम पे कोई दोष नहीं है आपके अनुसार? क्या लगता है? भाई ये सब कुछ कर सकते हैं, ये सब कुछ कर ये सब कुछ कर सकते हैं। हम तो ये मानते हैं कि जब रिमोट से सारी चीज़ें चल जाती हैं तो ईवीएम क्यों नहीं चल सकती रिमोट से। अभी उन्हें शायद इतनी समझ नहीं है, नहीं उन्हें पता होता, मुख्यमंत्री के बनने के पहले वो 3 बार पार्लियामेंट के मेंबर रहे, उन्हें पता भी नहीं। इनसे पूछो तुम विधायक बनने के पहले कौन सी सदन की मेंबर रही हो। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूं जितेंद्र कमल। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के रिजल्ट घोषित हुए थे, 2017 वाले भी और 2022 वाले भी, तो एक विधानसभा ऐसी थी जिस पे उत्तर प्रदेश के सभी लोगों की निगाह थी कि ये सीट कहाँ जानने वाली है, किस पार्टी को जानने वाली है। क्या मैं जिनका नाम अभी लेने जाऊंगा और जिनसे आपको मिलाऊंगा वो व्यक्ति जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं। जब उसका रिजल्ट निकला तो सभी आश्चर्य में पड़ गए थे कि ये कैसे हार सकते हैं, इनकी तो हार हो ही नहीं सकती है। बड़ा विषय बना था उस समय मीडिया पे 2017 में। जब दौर आया 2022 का, तो 2022 में भी जो रिजल्ट आया वो भी चौंकाने वाला था। लोग उनको विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। तो ऐसे विकास पुरुष से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं। नाम है सतीश निगम जी। आप पूर्व में विधायक रहे हैं कल्याणपुर विधानसभा से। सर, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया आपका। सर, जब आपका पूरा करियर देखते हैं, आपकी विधानसभा में कार्यों को देखते हैं, तो हम पूरे आज बात करने वाले हैं आपसे। आपके थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड पे भी बात करेंगे, आपके पॉलिटिकल करियर पे भी बात करेंगे, और अभी जो निकाय चुनाव आ रहे हैं उन पे भी आपसे चर्चा करेंगे। सर, जहाँ तक मैं जानता हूँ सर, आपका परिवार जो है नॉन पॉलिटिकल परिवार था। जी बिल्कुल। नॉन पॉलिटिकल था, तो मेरी अंदर से जिज्ञासा रहती है कि जब व्यक्ति नॉन पॉलिटिकल होता है तो एकदम से पॉलिटिक्स में आने की जिज्ञासा और उनके अंदर इच्छा कहाँ से आती है। तो वही आपसे भी जानना चाह रहा हूँ, ऐसी कोई घटना थी या कुछ ऐसा मन में विचार था कि मुझे पॉलिटिक्स करनी है, विधायक बनना है और सत्ता में शामिल होना है? Fact is this, that I have been dragged forcibly by the public in politics. I was never willing to come in politics, never attended any political program, and there was no atmosphere at all in my family as well as in our colleagues. मैं इसको हिंदी में कह दूं क्योंकि दर्शक हिंदी में। हाँ, मैं हिंदी में कह देता हूं कि मेरा पारिवारिक परिवेश बहुत साधारण था। मेरे पिता ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एम्प्लॉय थे और मेरी माँ गांव से थी। बहुत साधारण, एक होता है एक अति साधारण परिवार से हम थे। मेरे फादर, जब से मैंने होश संभाला, ये समझा कि जीवन क्या है, माँ क्या है, पिता क्या है, दुनिया क्या है, तो मैंने उन्हें बीमार पाया। जब तक वो जीवित रहे हम पूरी ज़िंदगी उनके इलाज के लिए जब होश संभाला, और बेवक्त पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हमारे कंधों पर आईं। और राजनीति से न मेरे पिता का, न मेरी माँ का, न मेरे ननिहाल ददिहाल में मेरे
ग्रैंडफादर या हमारे पिताजी के बड़े भाई थे, मेरे अंकल्स, कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं था। और मैं खुद भी कभी पॉलिटिकल इंटरेस्ट का आदमी नहीं था। मैंने कभी, वेशभूषा से भी लोग जानते हैं, आज भी मैं पॉलिटिकल वेशभूषा नहीं पहनता, मैं पैजामा कुर्ता नहीं पहनता, जी बिल्कुल। आप इसलिए कि मेरी सोच आज भी पॉलिटिकल नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम राजनीति में क्यों आए। हम राजनीति में आए नहीं हैं। ये जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, बारा देवी, ये बहुत ख़राब स्थिति में था। यहाँ सड़क नहीं थी, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं थी, बहुत जर्जर हालात थे, रोशनी नहीं थी, बिजली के खंभे नहीं थे। तो मेरे मोहल्ले के बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और कम से कम उनकी संख्या उस ज़माने में 500 रही होगी। उन लोगों ने मुझसे कहा, साहब हम लोग चाहते हैं कि आप चुनाव लड़िए। तो मैंने उनको हाथ जोड़ लिया, साहब ये मेरा काम नहीं है, साहब कहाँ हमें फंसा रहे हैं आप इसमें। लोगों ने कहा कि आप अगर जीत जाएंगे, सभासद हो जाएंगे मोहल्ले के, तो इस मोहल्ले का विकास हो जाएगा, हम लोग के लिए चलने वाली सड़कें बन जाएंगी, ये हो जाएंगी। तो मैंने उनको डिनाई किया कि नहीं साहब, मैं नहीं लड़ना चाहता, और हम बहुत बिज़ी हैं, मुझे फुर्सत नहीं है, मेरे पिता भी बीमार हैं। ये 89 की बात है। फिर मैं दिल्ली अपने पिता के इलाज के लिए चला गया, तो मैं बच गया। चुनाव हो गया, मैं उसमें इन्वॉल्व, हाँ मैं चुनाव से बच गया। लोगों ने बाद में कहा कि लीजिए आपने हमको, हम लोग चाहते थे ऐसा वैसा। तो फिर 95 आया, फिर लोग हमारे दरवाजे इकट्ठा हुए, साहब इस बार तो आपको हाँ करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और उसमें ऐसे मोहल्ले के बड़े सीजन लोग, बड़े बुज़ुर्ग लोग भी थे, जिनका हम दिल से बड़ा सम्मान करते थे। तो उन्होंने कहा, बेटा हम कह रहे हैं इस बार हम लोगों के लिए खड़े हो जाओ राज, और आपके खड़े होने से बहुत सारी चीज़ें यहाँ हो जाएंगी, कुछ डेवलपमेंट हो जाएगा, हम लोग रहने लायक हमारा मोहल्ला हो जाएगा। तो हम मना नहीं कर पाए, फिर हमने उनके उस पर हाँ कर दिया। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि चुनाव की प्रक्रिया क्या है, नामांकन क्या चीज़ है। तो मैंने ही पूछा करना क्या पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं साहब, वो नामांकन कराना पड़ेगा। मैंने, ये क्या होता है, ये कैसे होता है, कहाँ होता है। तो हम तो सिफर थे, ज़ीरो। तो लोगों ने कहा, बताया कि साहब वो नगर निगम में चलना पड़ेगा नामांकन के लिए। मैंने कहा ठीक है। फिर बोले, अपने जो परिचित हों सबको कह देना आप, और बाकी हम लोग भी कहेंगे, और जुलूस लेके चलेंगे। अब जुलूस तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखे ज़रूर थे कि हम जुलूस में जाएंगे, ये हमने पहली बार इसका एक्सपीरियंस मुझे हुआ। और जब, तो जो हमारे परिचित थे, मैंने उनको कह दिया, भाई देखो यार उस दिन मेरा नामांकन है यार, आ जाना। लेकिन मेरे से ज़्यादा मेरे मोहल्ले के लोगों ने प्रयास किया, और मेरा नामांकन जुलूस, हम बारा देवी मंदिर पे रहते हैं, यहाँ से अनुपम सिनेमा कम से कम 1.25 किलोमीटर है। तो मेरा नामांकन जुलूस का एक एंड यहाँ था और अगला एंड हमारा अनुपम सिनेमा पर था। तो हमने पीछे देखा कि इतने लोग कैसे आ गए मेरे पीछे, मुझे खुद नहीं पता था। हम किसी पार्टी वार्टी में नहीं थे, इंडिपेंडेंट हमने नॉमिनेशन किया था। इन बीजेपी वालों ने तब भी हमारे खिलाफ साजिश की, और मेरे 95 में साजिश की, मेरे ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा लिखाया। मेरी भी उसमें कि साहब विक्टिम को मैंने धमकाया, मेरा नाम भी उस 120B में लिख दिया। मेरे ड्राइवर पर रेप चार्ज लगाया, इसने रेप किया, और हमने उस विक्टिम को धमकाया। तो आगे जा कर के फिर हमारे खिलाफ मुकदमा भी लिखा दिया कि हम, वो नामांकन जुलूस देख के बीजेपी के लोग डर गए कि ये तो हरा देगा। यहाँ वर्मा जी एक थे वकील साहब, वो लड़ रहे थे, और यहाँ के कुछ नेता बीजेपी के उस समय थे, अब नाम बताना क्या, छोड़िए, पीछे छूट गई बातें बहुत। तो उन लोगों ने थाने में बैठ के मेरे खिलाफ मुकदमा लिखाया। नामांकन के समय ही, जबकि सभासद नामांकन के बाद, नामांकन के बाद, हाँ नहीं, हाँ नामांकन हो गया, चुनाव रोकने से, हाँ नामांकन, केवल चुनाव खाली रोकने के लिए हम लोग जेल चले गए, मुकदमा लिख गया। हमसे कचहरी में मिलने के लिए कम से कम 3-4 हज़ार आदमी हर तारीख पे आता था। इतनी भीड़ आती थी मेरे को मिलने के लिए, मेरे को देख के लोग रोते थे। चुनाव हम जेल से ही लड़े और चुनाव जीते, सभासद हम जेल से जीते, अरे वाह। क्योंकि लोग जानते थे कि हम कैसे हैं आदमी।
तो चुनाव जीते, फिर मैंने इस क्षेत्र का विकास किया। हम लोगों से कह के आए थे कि हम 5 साल केवल खाली रहेंगे, फिर नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब कार्यकाल पूरा हुआ तो मेरे लोगों ने फिर कहा कि भैया फिर एक बार लड़िए। तो हमने कहा नहीं यार, अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हो गया मोहल्ले के तो विकास मैंने करा दिया, अब हमारा जितना आपका मकसद था पूरा हो गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम लोग चाहते हैं कि लड़िए। तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए ये कहा, अच्छा हम विधायक का लड़ेंगे, अब हम ये नहीं लड़ेंगे। अच्छा जी। मुझे लगा आज की बात ख़त्म हो, लेकिन मैंने देखा कि सिलसिला की इन 5 सालों मैंने देखा गरीबों के साथ, भले लोगों के साथ जाति और अन्याय हर स्तर पर बहुत होता है। पुलिस का उत्पीड़न, दूसरे और संस्थाओं का उत्पीड़न, और बेचारे उत्पीड़ित हो जाएं, अपनी बात लेके कहीं जाना चाहें तो या तो बेचारे इतने अनपढ़े और वो होते थे कि अपनी बात नहीं कह पाते थे, और अगर पढ़े लिखे भी हैं तो कहने का साहस नहीं रखते थे। तो हमने 5 साल उनकी अच्छी सी लड़ाई लड़ी थी। तो मुझे लगा कि अब हमें रुक जाना चाहिए राजनीति में, ताकि इन गरीबों की हम मदद तो करते रहेंगे। ये सोच के हम रुक गए थे। हमारा कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट तब भी नहीं था, अब भी नहीं है। उसके बाद फिर खैर वक्त आया, 2002 में मेरी टिकट समाजवादी पार्टी में हम ये भी मैं पूछने मानी। वाला था हाँ, कि वो कैसे मानी। गए आप उसमें? हमारे बहनोई साहब की पोस्टिंग सैफई में हो गई, थाने में एसओ सैफई हुए वो। तो ऑब्वियसली कभी रक्षाबंधन और द्विज पर हम गांव वहाँ जाते थे सैफई, तो राखी रोचना कराने अपनी बहन से। तो इस सैफई का पूरा परिवार ऐसे अवसरों पर आते हैं, वो लोग अपने घर पे ही रहते हैं। तो माननीय नेताजी वहाँ पर आए थे, रक्षा मंत्री थे उस वक्त। तो मेरे बहनोई साहब ने कहा कि चलिए मंत्री से मिल लीजिए। तो हमने कहा क्या करना है? तो उन्होंने कल्याण कहा सिंह कि जी से आपने डिनाई कर दिया मिलने हाँ, हमने कहा क्या करना है? तो उन्होंने कहा मिल लीजिए। जी। तो वैसे तो उनसे मुलाकातें मेरी होती रहती थी पहले भी, लेकिन कोई वो नहीं था। हम बहुत पहले से नेताजी को जानते थे, लेकिन मुलाकात हुई, सामने पड़े, पैर छू लिया, अपना किनारे हो गए। कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो था नहीं कि उनके साथ बैठे उनकी सुने। तो हमने कहा क्या करना, बहुत भीड़ होगी, नहीं जाएंगे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अरे चलिए चलिए। तो गए तो उन्होंने परिचय कराया कि उनके भाई साहब हैं मेरे। तो उन्होंने बड़े मोहब्बत से अपने बगल में कोई बैठा था उसे हटा के बोले आइए बैठिए। बैठ के बातें होती रहीं। फिर जब चलने का वक्त आया, थोड़ी देर बाद मुझे उकताहट लगी कि वो अपने में लोगों में बिज़ी हैं, तो हम बेकार ही बैठे। तो हम चलने लगे। हमने कहा सर इजाज़त दी, मैं चलूँ? पैर छू के मैं चलने लगा तो बोले नहीं, बैठो 2 मिनट। और फिर सबसे बोले कि अच्छा भाई हो गया, आप जाओ। और मेरा हाथ पकड़ के बोले ऊपर चलो, पहले नाश्ता कर लो मेरे साथ, फिर जाना। अरे वाह। तो ले गए ऊपर। फिर हम लोगों ने नाश्ता किया, लौट आए, कुछ नहीं, दुआ सलाम हुई, बाद में फिर चले आए। फिर ऐसे ही एक दो अवसर पड़े, जब मुलाकात हुई तो भीड़ बहुत थी, तो हम दूर ही खड़े हो गए। इंस्पेक्टर साहब भी हमारे दूर खड़े थे। तो जैसे उनकी नज़र पड़ी तो उन्होंने कहा ए तुम लोग घेरे हो सब इटावा वाले, देखो वो निगम साहब आए खड़े वहाँ पर, ए हटो तुम लोग दूर। और फिर बैठाल के बड़ी देर तक बातें करते रहे। तो ये ऐसे तमाम दौर आए, जब 2-4 ऐसी मुलाकातें हुई तो उनकी जो आत्मीयता थी और जो लगाव था उसने अट्रैक्ट किया। तो बस यूँ मानिए कि हम हो गए उनके, तो आज तक उन्हीं के तो हैं। आज तक उन्हीं के हैं, सही बात है। तो इस नाते फिर बाद में 2002 में मेरी टिकट हुई। 2002 में मेरी टिकट हुई और फिर बाद में ये हुआ, मुझे बुला के कहा गया कि वो जादूगर को उड़ाना पड़ रहा है ओपी शर्मा को, तो आपको आगे कहीं सरकार बनेगी तो एडजस्ट करेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारा कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल इंटरेस्ट था नहीं, तो हम सिंपली मान भी गए। फिर 2007 में नेताजी ने मुझे खुद बुलाया कि निगम साहब तुम्हें लड़ना है कल्याणपुर। तो मैंने कहा साहब कल्याणपुर नहीं, मैं तो गोविंद नगर में रहता हूँ साहब, यहाँ लड़ूंगा, वहाँ तो मैं जानता ही नहीं किसी को। तो करीब 20 दिन पहले उन्होंने तय कर दिया तुम्हें वहीं लड़ना है। तब से हम कल्याणपुर के होके रह गए। तो 7 का चुनाव लड़े, फिर उसमें हार हो गई। 12 में हमने 5 साल फिर फील्ड में काम किया, लोगों से मिले जुले, दुख दर्द बांटे लोगों के। तो लोगों को लगा मैं ठीक आदमी हूँ, तो 12 में मैं चुन लिया गया। चुनने के बाद मुझे लगा कि चूँकि पहले से भावना थी कि हमें गरीबों के लिए करना है, भले लोगों के लिए करना है, मानवता के लिए करना है, विकास के लिए करना है, देश के लिए करना है,
लोगों की तरक्की के लिए करना है, बच्चों की शिक्षा के लिए करना है, अच्छे इलाज के लिए करना है। तो ये जहन में तमाम सारी चीज़ें थीं। तो मैं दिन रात 5 साल भागता रहा। कानपुर और लखनऊ में, एक पैर कानपुर दूसरा लखनऊ रहता था। भागते रहे, रोज़ फाइल लिए कि साहब इसके लिए पैसा चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए। और अच्छी बात ये थी कि हमारे मुख्यमंत्री जी श्री अखिलेश यादव जी हमको दे भी देते थे जितना हम मांगते थे। अगर वो हमारे प्रति सहृदय नहीं होते, शायद जितना हमने विकास कराया वो कभी नहीं हो पाता। कल्याणपुर में जी, उस दौर में कल्याणपुर में 2012 से 2017 के बीच में अगर विकास की बात करते हैं, सड़कें नाली तो आपने बहुत बनाए थे। कुछ ऐसे दर्शकों को बताएं जो बड़े कार्य कुछ हुए थे। जैसे मेट्रो का शिलान्यास मैंने कराया, ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क में हुआ था। मुरली मनोहर जोशी साहब सांसद थे, वो भी थे मौजूद, और वेंकैया नायडू साहब भी थे। तो उन सबके सामने ही हुआ था शिलान्यास। माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी आए थे और शिलान्यास कराया, तो काम चालू हुआ तो मेट्रो आ गई। नहीं, यूपी में मेट्रो की बात कोई करता ही नहीं था। और जब मैं चुनाव लड़ रहा था 2012 वाला, तो मैंने चुनाव की एड में जो एफएम पे चलती थी उस पर कहा था कि हम जीतेंगे, मेट्रो लाने का प्रयास करेंगे। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, मैं प्रथम व्यक्ति था उत्तर प्रदेश जिसने उत्तर प्रदेश में कि मेट्रो लाइन आना चाहिए, ये मतलब मैंने ऐड किया था अपने चुनाव में कि मेरी जहन में थी कि यहाँ मेट्रो लाएंगे कानपुर में, और कानपुर में आएगी तो फिर उत्तर प्रदेश में तो यही आएगी। खैर वो मेट्रो लाए हम। मैंने 660 मेगावाट का पनकी पावर प्लांट लाया। मैं गंगा बैराज से लखनऊ जाने को लिंक कराया, क्योंकि जाजमऊ होकर लोग जाते थे, बहुत परेशान होते ये थे। आपकी देन। तीसरा जो है ये आपकी कार्डियोलॉजी को मैंने एक्सपेंड कराया, उसमें 300 बेड बढ़वाए। अच्छा, हाँ, वो बगल में आईडीएच हॉस्पिटल, उसकी ज़मीन भी दिलाई मैंने। आईडीएच हॉस्पिटल की ज़मीन भी दिलाई मैंने। इसके अलावा मैंने 100 बेड का न्यूरो साइंस सेंटर बनवाया हैलेट में। ये न्यूरो साइंस सेंटर बना है 100 बेड का, मैं नहीं बनवाया है उसको। और मैंने आपकी रामा हॉस्पिटल को यूनिवर्सिटी बनवाया। मैंने जी जी। रामा हॉस्पिटल को हमने हमने यूनिवर्सिटी बनवाया। और साथ ही साथ जो है मैंने जो है वो आपका एच बी टी आई को यूनिवर्सिटी बनवाया। तो मेरे जहन में हमेशा था कि शिक्षा के क्षेत्र में भी काम होना चाहिए, वो भी क्या चिकित्सा के क्षेत्र में होना चाहिए। अभी मेरा एक सपना रह गया है, हम कल्याणपुर और कानपुर में पीजीआई लाना चाहते हैं। मेरी ज़िंदगी का अब सबसे बड़ा सपना पीजीआई है। और हम जिस दिन पीजीआई ले आएंगे, मेरा मन है कि राजनीति उसके बाद हम ख़त्म कर देना चाहते हैं। पीजीआई के बाद अब राजनीति खत्म। हाँ, इसलिए कि बड़ी घोषणा कोई, कर रहे हैं। हाँ, नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, केवल हमारा तो देश के लिए काम करना है, गरीबों के लिए, भले लोगों के लिए, जिन लोगों को कोई सुनता नहीं है उनकी आवाज़ बनना, ये मेरी आदत रही है हमेशा। हम वैसे ही काम करते रहे, वैसे ही करना चाहते हैं और वैसे कर भी रहे। आज बेशक ये सही है कि हम एमएलए नहीं। भाई सर, तो 2017-2022 में इतना विकास कराने के बाद मेट्रो की शुरुआत किया आपने, इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में, आपने चिकित्सा के क्षेत्र में भी, और एक नई चीज़ आपने बताई, ये तो आप बोलते होंगे लोगों से जनता के बीच में जाके कि मुझे पीजीआई लाना है। इसके बाद भी कोई कमी रह गई 2017-2022 में, जनता ने नकार दिया, या जनता की नीयत कुछ बदल गई, किसी और जो कहते हैं ना सब जवाबों में जो चली गई वो? देखिए, एक बात बता दें, जैसे 5 किलो राशन बांटा मोदी साहब ने, निश्चित रूप से मदद होती, गरीबों की होनी चाहिए। हम गरीबों की मदद के कतई विरोधी कभी नहीं हो सकते, लेकिन केवल खाली 5 किलो राशन या खाने की 2-4 चीज़ें और दे देना, इतना ही इंसान का जीवन नहीं हो सकता। पेट से संबंध, केवल पेट से संबंध जानवर रखता है। आपके यहाँ गाय है, दूसरे और जानवर हैं, केवल पेट उनका भरा हो, बाकी और कोई डिमांड तो उनकी होती नहीं। ना उनके बच्चों को पढ़ने जाना होता है, ना उन्हें अपने बच्चों की शादी करनी होती है, ना बच्चों को उनके जॉब चाहिए होता है। हम इंसान हैं, हमारी ज़रूरत खाली पेट नहीं हो सकती, हम जानवर नहीं हो सकते।
ये दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के 80 करोड़ लोगों को केवल जानवर समझ लिया कि पेट के लिए राशन दे दो, और बेचारे वो कहीं ना कहीं नासमझी कर गए और समझ नहीं पाए कि उनको क्या दिया जा रहा है। वो जो पूरा देश और पूरी दुनिया जो बनी है, ये उन्हीं काम करने वाले हाथों ने बनाई है। बिल्डिंग चाहे जितनी बड़ी और चमकीली हो, उसके पीछे किसी मजदूर और मिस्त्री का ही हाथ होता है। कोई न कोई आदमी का हाथ है उसे चमकाने के लिए, बनाने के लिए। इंस्ट्रूमेंट चाहे जितने बड़े बने हों, अब्दुल कलाम साहब ने मिज़ाइल बनाई, मिज़ाइल दिया, मिज़ाइल का फार्मूला दिया, लेकिन उसको असेंबल करने के लिए न जाने कितने छोटे वर्कर्स ने काम किया होगा। कहीं स्टील प्लांट से जहाँ स्टील आया होगा, वहाँ कितने मज़दूरों के हाथ लगे होंगे स्टील बनाने में, है ना। तो वो लोग जो पूरे देश को बनाने वाले हैं, उन्हें खाली पेट का साधन दे के छोड़ दिया गया कि खाली खाना खा लो बस। हम इंसान हैं, हमारे बच्चे हैं, हम बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं। कौन माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता? गरीब नहीं चाहता है, बच्चों को पढ़ाना भी चाहता है। पढ़ लिख जाए तो ये भी उम्मीद रखता है रोज़गार मिलेगा हमारे बच्चों को। आज बेरोज़गारी इतनी है, कोई हमारे बच्चे घूम रहे हैं। ये हमारे ये गरीब लोग नहीं समझ पाए कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। और थोड़ी सी नादानी हो गई लोगों से, उनसे भी हुई। दूसरी जो आज ये जो नफ़रत की बयार चलाई जा रही, हिंदू मुस्लिम वाली, मंदिर मस्जिद वाली। हम भी हिंदू हैं और मंदिर बनता है तो मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन भगवान राम हमारी आस्था का प्रतीक हैं, भगवान शिव हमारी आस्था का प्रतीक हैं, लेकिन हम इसके बाद भी हम सांप्रदायिक नहीं हो सकते। मुझे याद है माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, मैं सुनता हूँ उन्हें कभी कभी, तो उनकी एक स्पीच है पार्लियामेंट में कि हाँ मैं हिंदू हूँ, लेकिन हमारा हिंदुत्व किसी दूसरे धर्म को आहत नहीं करता। दूसरे धर्म का भी हम सम्मान करते हैं। ये है हिंदुत्व। ये हिंदुत्व नहीं है कि हम दूसरे के धर्म के लोगों को नीचा दिखाएं। ये हिंदुत्व नहीं है कि हम लोगों को अपमानित करें और खाई पैदा करें। हम जब जीत के जाते हैं लोकसभा या विधानसभा में या किसी संवैधानिक पद की हम जब ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, तो हम किसी धार्मिक किताब की शपथ नहीं लेते हैं कि मुसलमान कुरान की लेता हो, हिंदू गीता की लेता हो। वहाँ हम संविधान की शपथ लेते हैं, और हमारा संविधान कभी भी बंटवारा करने की इजाज़त नहीं देता है। संविधान हमारे देश की आत्मा है, और किसी देश का भी संविधान उस देश की आत्मा होता है। जिस देश के लोग, जिस देश के नेता संविधान का सम्मान नहीं करते अपने देश की, मेरा मानना है वो देश के लिए गुनहगार हैं, दोषी हैं देश के लिए, और असली देशद्रोही वही। आरएसएस के लोग या बीजेपी के बहुत से नेता हैं जो ये कहते हैं कि नहीं अब संविधान को बदल देंगे। मठों से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई कि संविधान को बदल देंगे, मनुस्मृति को लागू करेंगे, वही हमारा असली विधान था। आपका इस पर क्या कहना है? हालांकि अभी आपने संविधान में विचार रखे, लेकिन इन लोगों का क्या कहना है? देखिए, ये क्या बदलना चाहते हैं, किस मानसिकता से बदलना चाहते हैं, हम नहीं जानते। जो भी लिखा गया संविधान, लिखने वाले इंटेलिजेंट थे, तो इसीलिए अंबेडकर साहब और राजेंद्र प्रसाद जी चेयरमैन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे अंबेडकर साहब। तो इनकी तस्वीरें लगाने के बाद भी अगर कोई कहे कि तो या तो आज के नेता ज़्यादा समझदार हो गए हैं, वो समझदार कम थे, और इनमें साहस नहीं है कि ये कह दें कम समझदार थे। साहस नहीं है। आज की तारीख में किसी भी नेता में ये साहस नहीं है कि इन दोनों नेताओं को ये कह दे समझदार कम थे, हम ज़्यादा समझदार हैं। बदलना चाहते हैं, उसके पीछे क्या मंशा है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, पूरी दुनिया समझ सकती।
मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस देश में जो भी पैदा हुआ हमें ये मानना चाहिए, और सच भी है कि वो हिंदुस्तान का है। लेकिन अगर हम हमारे कार्य और व्यवहार में, हम दो सगे भाई हों, अगर हम अपने भाई से अच्छे से बात ना करें तो हमारे प्रति वो नफ़रत अब घर में रखने लगेगा। मेरा सगा भाई जो मेरी माँ के पेट से पैदा हुआ। और हम इस देश में अगर एकता से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, तो देश हमारा तरक्की करेगा। चाहे हमारे यहाँ तो कहा जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। और हमारे धर्म का भी एक सेंटेंस है, एक वाक्य है जो अमर वाक्य है, वासुधैव कुटुंबकम। वासुधैव कुटुंबकम का मतलब है कि ये पूरी दुनिया हमारा परिवार है। हम पूरी दुनिया के परिवार के नारे को लिखते हैं किताब में, उसको मानते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, और अपने घर में हम अपने ही परिवार के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, किसी को जाति के नाम पर, किसी को धर्म के नाम पर। तो ये आपको लगता है कहीं से भी उचित है? या तो फिर अच्छा कोई एक हमें निकाल के गीता, जिसने समाज में जीने का तरीका सिखाया, जिसने बहुत सारा ज्ञान हमको दिया कि हम कैसे जीवन में रहें तो कैसे हमारी तरक्की हो सकती है, कर्म के प्रति हमें जागरूक किया, क्या कहीं भी भगवान कृष्ण ने लिखा है कि जाति और धर्म में लोगों को बढ़ जाना चाहिए? या राजनेताओं का धर्म कहीं ऐसा? कौटिल्य हमारे यहाँ माने जाते कि बहुत जो है विद्वान व्यक्ति थे। कभी कौटिल्य ने कभी कहा है कहीं भी कि एक सेंटेंस है जहाँ पर उन्होंने इस तरह की बात कही हो कि साहब, राजा का धर्म तो सबको साथ लेके चलने का होता है। असली राजा वही है कि जाति धर्म का बंटवारा ना करके लोगों के जीवन में खुशहाली कैसे आए, केवल इस पर चिंतन होना चाहिए। यही तो हमारा है धर्म। आज की तारीख में हम देखते हैं टेलीविज़न के सारे चैनल खरीद लिए गए। कुछ अंबानी साहब ने लिए, एक आध बाकी बचे थे जो थोड़ा सही बोल रहे थे, वो अब अडानी साहब ने ले लिया। जो अच्छे एंकर थे जैसे रवीश जी भी चले गए, पूर्ण प्रसून वाजपेयी जी हुआ करते थे वो भी चले गए, वो एक कौन अभिसार शर्मा थे वो भी चले गए। तो आवाज़ बंद करने का काम क्यों करते हैं आप? मेरा मानना है ये चाणक्य ने ही कहा था कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा कौन करेगा? जो या तो आपका विरोधी होगा या आलोचक होगा। आपका अगर आलोचक अगर या आपका विरोधी अगर कोई बात कह रहा है तो उस पर पहले, चाहे वो राजतंत्र रहा हो चाहे लोकतंत्र में आज रहा हो, सरकार हमेशा नज़र रखती थी कि अच्छा इन्होंने कहा तो क्या है कारण, तलाशा, उसमें कोई कमी मिली तो सुधार हुआ, तानाशाही नहीं हुई। तानाशाही नहीं हुई। आज क्या है कि आप बोल नहीं सकते। अच्छा, क्या सारा गलत काम, सारे काले पैसे, सारा का सारा जो सिस्टम चल रहा है पूरे देश में ईडी और सीबीआई के जरिए, क्या केवल अपोजिशन के लोग कर रहे? कभी किसी आपने सुना किसी भारतीय जनता पार्टी किसी नेता के यहाँ कभी ईडी और सीबीआई गई हो? अभी उनकी सरकार चल रही है इसलिए नहीं। अब मेरी बात समझ नहीं, सवाल ये नहीं कि दूसरी सरकार है तो आपके खिलाफ करे, ये भी उचित नहीं है। आप जो कर रहे हैं ये भी उचित नहीं है। हाँ, कोई गलत है तो गलत के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल जायज़ बात है। करप्शन फ्री देश हमारा देश होना चाहिए भी, लेकिन करप्शन खाली हमारे सामने वाले में ही है, हमारे घर में करप्शन नहीं है, मुझे पहले अपने घर का करप्शन भी तो देखना चाहिए, है ना? कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता बताइए कि आपने जिस जो देश के आज अडानी और अंबानी साहब हैं, इनकी वर्थ पहले क्या थी? आजकल अडानी भी खुश है तो अंबानी की कम हो गई, वर्थ उनकी ज़्यादा हो गई। अडानी साहब की क्या थी इससे पहले, उनकी वर्थ क्या थी, आज उनकी वर्थ क्या हो गई? क्यों बढ़ गई वर्थ उनकी? क्यों बढ़ गई? किसकी कृपा हो गई? अचानक 5 साल में इतना वो ऊपर चले गए। 4 लोग देश को चला रहे हैं। हाँ, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, यही सही है ना? मेरा मानना है ये मैसेज लोगों को नहीं जाना चाहिए। देश में प्रधानमंत्री सबसे बड़ा नेता होता है। संवैधानिक पद बेशक राष्ट्रपति का बड़ा हो, लेकिन सबसे बड़ा नेता
जिसके हाथ में होता है सब कुछ करने का, वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री जी होते हैं। बेशक कानून का राज रहना चाहिए, बेशक अपराधियों के खिलाफ, बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन कार्रवाई के पीछे राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसी पे हम और आगे दोषी हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। इरफान जी के केस में सर क्या कहना है आपका, जो कानपुर में इरफान सोलंकी जी के ऊपर जो चल रहा है इस समय, वो देखिए, मुकदमे हुए, घर से भागे, इसके बाद आकर आत्मसमर्पण किया उन्होंने, आपका क्या विचार है इस पर? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, जैसे आगजनी की घटना में इन्वॉल्वमेंट उनका बताया गया, उनका कोई भाई है उसके बारे में कहा गया, रिजवान, उसके बारे में कहा गया। मैंने भी डिटेल जब मालूम किया तो पता लगा कि विधायक जी अपने दफ्तर में बैठे जनता के काम कर रहे थे, मौके पे थे ही नहीं। आग लगने की सूचना जब उनको घर से मिली या कहीं से मिली तो उन्होंने खुद पुलिस को फ़ोन किया कि वहाँ आग लगी है, ठीक है ना। अब इसके बाद तो खुद ही सिद्ध हो जाता है कि आदमी कहाँ था मौके पर। अच्छा, इन तथ्यों को पुलिस को भी देखना चाहिए था और इन तथ्यों को संज्ञान में लेना चाहिए था। और मेरा मानना है किसी ने मुकदमा लिखाया, हम पीछे इसलिए भागने लगे, कोई किसी खास पार्टी का आदमी है या किसी जाति का आदमी है या किसी धर्म का आदमी है, ये मुनासिब नहीं है। अब इतने परिवार को डरा दिया है, भाई विधायक थे, कोई अपराधी नहीं थे कि 100-200 पुलिस वाले पहुंच जाएं, बच्चों से बदसलूकी हो, अच्छा नहीं लगा ये सुन करके। अगर यही दूसरे की सरकार होती और भारतीय जनता पार्टी किसी नेता के साथ हो रहा होता तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि विधायक एक सम्मानित पद होता, वो भी जो 3-4 बार का विधायक रहे। आदमी गलत होता तो भाग जाता कहीं ना कहीं, अपने घर में कोई है, आपसे मिल रहा है, बात कर रहा है, उसके परिवार में लोग मिल रहे हैं, बच्चे मिल रहे हैं, बच्चों का क्या होता है दोस्त कि छोटे छोटे बच्चे 100 अगर पुलिस वाले आ जाएं तो बच्चे डर जाएंगे निश्चित रूप से। अच्छा, वो भी बेवक्त जाने क्या था, अरे आप भाई टेलीफोन करते विधायक जी आपसे बात करनी है, आप उन्हें बुला लेते, बात करते, जानकारी कर लेते, घटना की पूरी तफ्तीश कर लेते, दोषी होते तो कार्रवाई करते। हम बिल्कुल इसके पक्ष में कि अगर दोषी निकले तो कार्रवाई पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए, चाहे कोई हो, चाहे कितना ताकतवर आदमी हो। अगर कानून अपने हाथ में लेता है गलत, देश तो कानून से चलेगा, तो अगर कानूनन अगर आदमी अगर गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कानूनन गलत नहीं तो इसलिए किसी को नहीं फंसा देना चाहिए कि फलाने की जाति और धर्म क्या है और पार्टी क्या है। इरफान सोलंकी ऐसा नहीं लग रहा दूसरे आजम खान बनने जा रहे हैं? ये भी दुर्भाग्य होगा देश का। मैंने तो इससे पहले फेसबुक पर कहा भी था और मैंने मुख्यमंत्री जी से भी गुजारिश किया था और प्रशासन के अधिकारियों से भी गुजारिश किया था कि घटना की पहले जांच करा लें और मुकदमा किसी ने लिखा दिया, सत्यता कहाँ तक है, इसको देखने के बाद तब आगे प्रोसीड करें। ये नहीं कि पहले, है ना, मतलब मुकदमा लिखा पहले से हम गिरफ्तार करने भाग लें। अरे वो विधायक थे, कोई वो थोड़ी थे, मतलब अपराधी या भगोड़े थोड़ी थे कि मतलब कि मुकदमा लिखता और भाग जाते। तो हमें लगता है कि प्रशासन ने थोड़ी, चाहे किसी भी दबाव में तत्परता दिखाई कि तुरंत अरेस्ट कर लीजिए, ये करिए, ये नहीं होना चाहिए था। और इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से भी गुजारिश किया था कि इसकी पहले जांच करा लें। अब तो समाजवादी पार्टी में थोड़ा जोश आ गया होगा कि शिवपाल जी आ गए हैं, कितना बदला हुआ पाएंगे समाजवादी पार्टी को अब 2024 के चुनाव में आगे? एक बात मैं बताऊं, समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है, हमारा नेता नौजवान है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी में 70% 80% नौजवान ही शामिल हैं। तो जोश नौजवानों में होता है, तो जोश वाले तो हम हमेशा रहे, है ना। हमें कोई साजिश करके हरा दे अलग बात है, नहीं तो सरकार में तो हमें होना था। जी जी जी, हाँ, तो सरकार में हम ही होना था, साजिश करके कोई हरा दे। क्या लगता है कौन सी साजिश लग रही थी? साजिशें हमेशा कामयाब नहीं होती। कोई साजिश बताए तो प्लीज। बहुत सारे लोगों के वोट कटवा दिए गए, जो हमारी पार्टी से संबंधित वोट थे उनको कटवा दिए गए। हर विधानसभा में 2-4, 5,000, 10,000 वोट कटवा दिए गए। इसके अलावा और भी प्रशासन का इस्तेमाल करके कहाँ पर वोट पड़ने देना, कहाँ नहीं, पैसे अभी भी देख रहे हैं आप, क्या हुआ रामपुर में भी है, वही रामपुर में हुआ, वोट डालने नहीं निकलने दिया गया। आप कह रहे हैं हम जीत गए,
अगर ऐसे जीतना तो क्या हुआ, घोषित कर दो कि यहाँ से हमारा विधायक अब इसके बाद ये रहेगा। ये तो ज़्यादा आसान है, क्यों प्रक्रिया चुनाव की हो। ईवीएम पे कोई दोष नहीं है आपके अनुसार, क्या लगता है? भाई ये सब कुछ कर सकते हैं, ये सब कुछ कर ये सब कुछ कर सकते हैं। हम तो ये मानते हैं कि जब रिमोट से सारी चीज़ें चल जाती हैं तो ईवीएम क्यों नहीं चल सकती रिमोट से। हम समझते हैं क्यों इसमें तो सारे पूरे संयुक्त विपक्ष को इसके विरोध में आना चाहिए। तो आप भी कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होने से बिल्कुल होने चाहिए, और हमारी नहीं पूरे देश की देश की डिमांड होने है। चाहिए। क्योंकि हम लोग क्षेत्र में भी जाते हैं, लोग कहते हैं भैया बैलेट चुनाव कराइए, आपको कोई नहीं हरा सकता। ये लोग कह रहे थे, हाँ, अब भी कहते हैं लोग। ये लोग कह रहे थे। और जो आपके जीती हुई विधायिका हैं उनके लिए बहुत खराब फीडबैक था उस दौर में, मैं जानता हूँ उस चीज़ को। खैर अब उन पर हम क्या व्यक्तिगत कमेंट करें, लेकिन नहीं, उनके कुछ परिवारवाद पे तो कुछ कमेंट कर सकते हैं ना, कि क्या वो परिवारवाद के दायरे में आती हैं कि नहीं आती हैं। क्योंकि उन्होंने, मैंने क्वेश्चन किया था तो उन्होंने कहा था कि राष्ट्रवाद सर्वोपरि है, और दूसरा कोई 2 महीने या 2 साल से आकर राजनीति करने लगे और एकदम से मुख्यमंत्री बन जाए, ये परिवारवाद है। उन्होंने अखिलेश पे ये इल्ज़ाम लगाए थे कि राजनीति का कोई अनुभव नहीं, ग्राउंड कुछ नहीं। अभी उन्हें शायद इतनी समझ नहीं है, नहीं उन्हें पता होता मुख्यमंत्री के बनने के पहले वो 3 बार पार्लियामेंट के मेंबर रहे। उन्हें पता भी नहीं, इनसे पूछो तुम विधायक बनने के पहले कौन सी सदन की मेंबर रही हो, पार्टी संगठन पे काम किया हुआ, तुमको पार्लियामेंट्री कोई नॉलेज था क्या। वो 3 बार इससे पहले सांसद रह चुके थे, तो उसके बाद मुख्यमंत्री बने थे। तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनकी बड़ी थी कि तुम्हारी बड़ी है ना, नंबर 1। और जहाँ तक भाजपा वाले परिवारवाद की बात करते हैं, ये दूसरों को केवल ये हर वही काम करते हैं जिसका आरोप दूसरे पे लगाते हैं। ये बड़े साजिश करने वाले लोग हैं। जैसे इन्होंने परिवारवाद की बात की, अब साहब मोदी साहब तो परिवारवाद की बात इसलिए कर सकते हैं कि वो उनके परिवार में किसको आगे लाएंगे, आप बताइए। कोई है आगे इसको ला सकते हैं, वो भाई नहीं कोई परिवार में उनके, कोई बेटा बेटी पता नहीं, मंत्री जी के हैं, है ना, गृह मंत्री जी के हैं। तो उनके बेटे बताओ आज जहाँ बैठे हैं, बीसीसीआई के चेयरमैन हैं, क्या कभी उन्होंने क्रिकेट बॉल खेली है क्या। रक्षा मंत्री के बेटे भी, है ना, रक्षा मंत्री के बेटे भी हैं। तो सवाल ये नहीं है, हम अगर अमित शाह साहब के बेटे हैं या माननीय राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं, ये बुरी बात नहीं है, हम इसे बुरा नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते कि जब हमारा बेटा हो या रक्षा मंत्री जी का बेटा हो या गृह मंत्री जी का बेटा हो, उसके परिवार में तो पॉलिटिकल माहौल है। जो पॉलिटिकल माहौल में पल रहा है, बढ़ रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, तो उसके अंदर कीड़े कौन से पैदा होंगे, पॉलिटिक्स के तो पैदा होंगे। तो यार वो पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा तो भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर क्यों होता है, क्योंकि अपने यहाँ माहौल डॉक्टर का देखता है। सच है कि नहीं। तो अगर यार गृह मंत्री का बच्चा या मुख्यमंत्री का बच्चा या रक्षा मंत्री का बच्चा या किसी विधायक का बच्चा या सांसद का बच्चा अगर पॉलिटिक्स में आना चाहता है, तो हम तो इसे बुरा ही नहीं मानते। ये परिवारवाद की भाषा देते कि अच्छा इसी की देन तो ये भी हैं, हमारे तो परिवार में कोई नहीं था। तो मैंने यहाँ तक उन्होंने एक राष्ट्रवाद की बात करी थी कि राष्ट्रवादी हैं, मतलब राष्ट्रवाद सर्वोपरि होता है और राष्ट्र की सेवा करना है। तो जहाँ तक आपके बाबा जी अंग्रेज़ों के पीरियड में पुलिस में थे, और उन्होंने शायद अंग्रेज़ों को 3 अंग्रेज़ों को मारा भी था जी। तो ये राष्ट्रवाद आपका तो ज़्यादा मेरे अब वो हम कहते नहीं, एक बार वो जिक्र कर हमारा राष्ट्रवाद झूठा नहीं है, हमारे परिवार की विरासत झूठी नहीं है। मेरे बाबा जी अंग्रेज़ों के वक्त पुलिस में थे और 3 अंग्रेज़ों का मर्डर उन्होंने किया था, और फिर उसके बाद की गुमनाम ज़िंदगी, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ गुमनाम ज़िंदगी जिए थे। और इसी वजह से मेरे पिता, मेरे ताऊ, मेरी बुआ, जिसकी पढ़ाई जितनी थी उसके बाद फिर पढ़ाई नहीं कर पाए वो लोग। क्योंकि स्कूल जाते नाम लिखाते तो पीछे पिताई का नाम लिखा जाता, तो ट्रेस हो जाते, तो फांसी हो जाती। तो इस नाते सब बिल्कुल एजुकेशन मेरे जो है पेरेंट्स की सब ऐसे ही रह गई। और तो अगर हम राष्ट्रवादी कहें, अच्छा हम जैसे एमएलए हो जाएं तो हमारा राष्ट्रवाद क्या है कि हम अपने घर बैठे रहें। हमारा राष्ट्रवादी ये है कि हम गरीबों की मदद ना करें।
हमारा राष्ट्रवाद ये है हम चिकित्सा शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम ना करें। तो पूछो इनका राष्ट्रवाद इतना था तो ये मंत्री थी, तो मंत्री रहते हुए कम से कम एक कॉलेज ही ले आई होती, जिस विभाग की मंत्री थी कुछ नहीं करती तो एक कॉलेज ही बनवा दिया होता। हमारे यहाँ बहन बेटियों के लिए कोई कॉलेज नहीं है, एक महिला महाविद्यालय बनवा देती तो भी हमें लगता चलो राष्ट्रवाद, शिक्षा के नाम पर राष्ट्रवाद है इनका ये। हमने तो हर फील्ड में काम किया था, चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए, बच्चों की तरक्की के लिए। हजारों लैपटॉप मैंने अपने हाथ से दिए, माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा थी हमारे लैपटॉप देने की। तो राष्ट्रवाद क्या है, एक विधायक राष्ट्रवाद कैसे जी सकता है काम करके? तो जो इनकी माँ 5 बार रहीं, एमएलए रहीं, मिनिस्टर रहीं, कभी ना किसी का व्यक्तिगत काम किया, ना क्षेत्र का कोई विकास किया, तो क्या क्षेत्र का विकास करना राष्ट्रवाद नहीं है? हम तो आपसे पूछ रहे हैं। कुछ लोगों से मैसेज है ना? शेयर करे तो उन्होंने कहा कि जैसी माँ थी वैसी बेटी भी हैं। नहीं, हम ये नहीं कह रहे लेकिन एक बात ये सही है, क्या क्षेत्र का विकास, अच्छा हम विधायक होकर के देश की सीमा की बात कर सकते हैं, लेकिन देश की सीमा की के लिए कोई प्लान हमारा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, हमारे क्षेत्र में कहीं अगर कोई परेशानी है, उस परेशानी को कैसे दूर करें इसका प्लान तो हमें ही बनाना होता है। जहाँ पर चलने के लिए रास्ते नहीं थे, बिजली नहीं थी, आप सोच सकते हैं हमारे यहाँ 2 गांव ऐसे थे जहाँ बिजली नहीं थी, बिजली नहीं थी, धनोपुर व अचाकपुर। मैं जब चुनाव जीता तो मैं एक दिन शाम को वहाँ पर था, तो मैंने देखा अंधेरा हो गया, तो मैंने कहा यार तुम लोगों में बत्ती नहीं आ रही क्या? उनने कहा साहब बत्ती है ही नहीं तो आएगी क्या? मैं सोच के शॉक्ड रह गया कि जिस क्षेत्र की एमएलए 5 बार लगातार रही हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर रही हूँ, उसके क्षेत्र में 2 ऐसे गांव जहाँ अंधेरा हो, बिजली ना हो, शहर में होते हुए 2 ऐसे गांव थे जिनको देहात वाले फीडर से बिजली मिल रही थी, उनको वो केस्को से नहीं जुड़े थे, 24 घंटे में 5-6 घंटे केवल बिजली उनको मिलती थी। तो मैंने उसको केस्को से जुड़वाया दोनों गांव, उन दोनों गांव मैंने 1 महीने के अंदर बिजली हमने दिलवाई। तो मेरी ये सोच थी। तो मेरा मानना है कि राष्ट्रवाद वही है सेवा भाव जैसा। जब लोगों का हम काम करें, क्षेत्र का विकास करें, और खाली बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके अब राष्ट्रवाद हम प्रदर्शित करें, ये तो बड़े बड़े शब्दों से राष्ट्रवाद प्रदर्शित करने का काम तो भाजपा के लोग करते हैं, हम लोग काम से राष्ट्रवाद अपना काम से दिखाते हैं, राष्ट्रवाद काम से दिखाते हैं। राष्ट्रवाद। बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं अभी के चुनाव की तरफ। कल्याणपुर के विकास के बाद क्या आपको पूरे कानपुर के विकास करने का कुछ मिल रहा है? मतलब आपको मेयर पद के लिए नाम बहुत चल रहा है कि समाजवादी पार्टी से कल्याणपुर के पूर्व विधायक साहब को टिकट मिल सकती है, तो ऐसे शब्द आ रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ खुला खुला, क्या आप कैंडिडेट हैं, संभावित कैंडिडेट हैं? भाई देखिए, हम नगर निगम में पार्षद तो रह चुके हैं, पहले भी उस सदन के तो हम सदस्य रह ही रहे हैं मेयर बनने की इच्छा हो तो सकती है। ना। मेरी मेयर बनने की इच्छा नहीं, लेकिन कानपुर को अच्छा करने की इच्छा तो है, ये सही है। ये सही है। और ये भी सही है कि हम मेयर बनना नहीं चाहते, ये भी सही है, क्योंकि मुझे लगता है हम उस सदन से ऊपर वाले सदन में चले गए, वापस लौट के फिर उसी सदन में क्यों जाएं? कभी वक्त साथ देगा तो उससे बड़े सदन में जाएंगे, देश के सदन में जाएंगे। इसलिए हमने आज तक कभी चाहा नहीं कि हम मेयर का चुनाव लड़ें और मेयर हो जाएं, मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन हमको फोर्स किया जा रहा है, हमसे हमारे लोग कह रहे हैं, क्षेत्र की जनता कह रही है कि नहीं साहब आप चुनाव लड़िए साहब, आप अगर हो जाएंगे तो शहर का विकास हो जाएगा। और हमें टाइटल भी विकास पुरुष तो लोगों ने दिया, मैंने थोड़ी लगाया, मैंने तो कभी नहीं लगाया अपने नाम के आगे, ना कहीं लिखता हूँ भाई। तो मेरा सपना तो है यार कि कानपुर अच्छा हो जाए। अब चूँकि हम लोग छोटी इकोनॉमी के लोग हैं, तो आर्थिक रूप से भी इतनी मजबूती नहीं है इस वक्त कि हम ये महसूस कर सकें कि हम इतना बड़ा खर्चा झेल सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर बहुत प्रेस किया जाएगा और कुछ मदद मिलेगी कहीं से, हमारे लोग आगे निकल के आएंगे मदद करने के लिए, तो कानपुर को सजा तो हम सकते हैं। क्योंकि मेरी ये मंशा है कि जब कानपुर के अंदर आदमी प्रवेश करे, जब कानपुर के अंदर कहीं शहर का आदमी या शहर के बाहर रहने वाला आदमी जब कानपुर आए, तो देखते उस आँख फाड़ के देखे कि अरे साहब ये कानपुर यार, ये कैसा हो गया?
पहले तो के ऐसा नाम नहीं से था, जो फेमस था वो खत्म हो पहले तो ऐसा नहीं था। तो ये मेरा सपना तो है यार, है ना, सपना तो है बनाने का। मैं नहीं जानता कि अब सुना है कि बड़े बड़े नेता आएंगे चुनाव में, योगी साहब भी मीटिंग करने आएंगे, रोड शो करेंगे। कोई मुझे कह रहा था कि साहब मोदी साहब भी आएंगे। तो अब इतने बड़े बड़े लोग आएंगे मेरे पास, तो यार हमने आज तक 4 चुनाव लड़े, हमने तो आज तक माननीय अखिलेश जी को भी नहीं बुलाया, कभी नहीं बुलाया। मैंने कभी नहीं कहा उनसे कि आप आइए। मेरे से पूछा भी गया तो मैंने कह दिया कि नहीं, उनका कार्यक्रम किसी और को दे दीजिए, हम लड़ लेंगे। तो इतने बड़े बड़े लोगों के नाम लेके अभी से लोगों को डराया जा रहा है कि साहब हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। तो चुनाव में तो ना उतरिए, मतलब है कहीं हाँ कहीं टक्कर में हाँ, ही नहीं कहीं है कहीं टक्कर में नहीं है, लेकिन मेरा नाम बहुत है। हम सही कह रहे हैं, हम खाली कल्याणपुर तक सीमित नहीं जी हैं, जी पूरे शहर में मुझसे लोग मोहब्बत करते हैं। मैं आज भी जहाँ चला जाऊँ भी, मैं कल परसों 12 देवी चौराहे पे फल ले रहा था, तो वहाँ 10-5 लोग तुरंत देख के आ गए, भैया सुना चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमने कहा नहीं यार, मैं नहीं। अरे भैया लड़ जाइए, हम लोग तो सोच रहे हैं आप आ जाएं तो साहब हम लोग का सब उद्धार हो जाएगा, क्षेत्र का भला हो जाएगा। तो ये मान के तो चलिए कि खुल के आ लोगों जाइए को सर फिर। अभी कुछ देखते नहीं हैं, कुछ अभी तय नहीं है मेरे साथ। मैंने कहा ना आर्थिक परेशानियां हैं, तो इस नाते अगर आप पैसा जनता नहीं। के सामने जिक्र करेंगे आर्थिक परेशानी की तो जनता बहुत सोल्यूशन लेके आती है। हाँ हाँ। अच्छा, मुझे आज तक चुनाव लड़ाई जनता ने, सच तो यही है। एक बार आप उतरेंगे और सिर्फ अगर बोल देंगे कि इतना इतना खर्चा है, तो उम्मीद है कि जनता आपके साथ खड़ी होगी। तो एक बार खुल के आ जाइए ना भाई। जनता देखते हैं क्या होता है, मुझे अभी कुछ बहुत सर्टेन नहीं है, लेकिन हाँ कानपुर अच्छा हो जाए तो हम भी चाहेंगे। रहते हैं हम भी तो कानपुर में हैं। जी जी तमाम ऐसी ऐसी बस्तियां आज भी हैं जहाँ पर जल भराव है, ऐसी बस्तियां जहाँ पर सफाई नहीं है, लोग एक एक सांस डेंगू से मर रहे हैं, गंदगी से मच्छर पनप रहा है, डेंगू से मर रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? यही सरकार के लोग जिम्मेदार हैं जो काम नहीं करते। अखिलेश जी का इसमें फोन आया कुछ आपके पास, बात हुई इस मामले में? उन्होंने कहा आपसे कि नहीं अभी तो तैयारी कीजिए? हम लोग मिले थे 2-4 दिन पहले, दिल्ली में मुलाकात हुई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, तो मुझसे कह रहे थे, तो फिर हमने कहा अच्छा बैठेंगे आपसे बात करेंगे। अच्छा, तो तब हरी झंडी है कुल मिला के। उन्होंने कहा था हम बुला लेंगे आपको, तो उनका बुलावा आएगा, जाएंगे। ये कबीर न्यूज एक्सक्लूसिव है सर। कबीर न्यूज पे पहली बार बोल रहे हैं आप। हाँ पहली बार बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा था अच्छा हम बुलाएंगे आपको, जब बुलाएंगे जाएंगे, सुनेंगे हम भी। लेकिन कानपुर बेहतर हो, हर कानपुर का आदमी चाहता है। बिल्कुल और मैं तो पॉलिटिक्स में हूँ, कुछ कर सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं चाहूँगा। सही। भाई आप पत्रकार हैं, आप प्रशासन को बता करके करा सकते हैं। हम पॉलिटिक्स में हैं, अगर हम कुर्सी पर बैठ जाएं तो हम अपनी कलम से कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो मिलके करना तो है ही, कानपुर को अच्छा बनाना है, कानपुर को सुंदर बनाना है नहीं। और मेरा मानना है कि अगर सारे हमारे जितने पॉलिटिकल भाई हैं, चाहे वो किसी पार्टी में हो, सब लोग मिल के अगर मन बना लें तो कानपुर अच्छा अच्छा हो जाए। हो सकता है। एक अंतिम सवाल सर, 110 वार्ड हैं, सपा की मजबूती कैसी है, कितनी ताकत से लड़ रही है? आपसे ज़्यादा कोई यार नहीं हम बताएगा, ईमानदारी हम वाला। हम सच बात यह है कि हम कमज़ोर नहीं हैं, कहीं भी बहुत मजबूत हैं, लेकिन मजबूती से लड़ने वाला योद्धा भी तो चाहिए अच्छा, भाई। मजबूती से लड़ने वाला योद्धा भी तो खड़ा होना चाहिए, है ना। 110 वार्डों में सही प्रत्याशी नहीं मिल रहे क्या? नहीं नहीं, हर जगह है, हर जगह है। एक अरे कहीं कहीं तो इतने ज़्यादा हैं, सोचना पड़ रहा है कि इसका करें फाइनल। आपके पास भी तो 17 है। मैं वही कह रहा हूँ, तो इतने इतने लोग हैं कि मुझे तय करने में दिक्कत है किसका किया जाए, होगा तो किसी एक ही का। जी जी। तो ये मान के चलिए कि हमें इसका टोटा क्या, हम पे तो भरमार है। इस समय लोग कह रहे हैं साहब आप ही साहब हमारी कराई। हम तो सुबह शाम तक केवल टेलीफोन पे बात करते ही परेशान हो जाते हैं, लोग घेरे रहते यहाँ से लगा के और सड़क तक। तो ठीक है अब मामला, और चुनाव बहुत अच्छा होगा, और इस बार निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का मेयर बनेगा, ये आपको हम बता रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। सर आपकी सभासद जीत के आएंगे, लगभग कितने, 110 में कम से कम 70 से 75 तक। 70 से 75, और आपके 17 में कल्याणपुर में
अभी मैंने आकलन नहीं किया, लेकिन मेरा मानना है कम से कम 10 से 12। 10 से 12। एक छोटा सा अंतिम प्रश्न। हमने 17 में 17 नहीं कहा, अभी बीजेपी वाले होते 17 कहते। 17 ही बोल देते। हाँ। एक अंतिम बोलते नहीं ना, हमने कहा ना हम झूठ नहीं बोलते। एक अंतिम प्रश्न आपसे। सुना एक टाइम खाना खाते हैं आप केवल, और मैं आपकी सादगी की प्रशंसा भी आपके पीठ पीछे भी करता हूँ। आज आपके सामने करने का मौका मिला है। मैंने आपका बेडरूम देखा है, एक तखत पड़ा है, एक पंखा लगा है, ना कोई एसी है, ना कूलर है, कुछ भी नहीं है। तो ये एक टाइम का प्रण और ये सादगी सर अभी हजम नहीं होती हम लोगों को। बहुत लोगों को, एक बार के विधायक हैं आप, सभासद रह चुके हैं आप। सन 80 में मैं एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था। उस सर्वे रिपोर्ट में लिखा था कि 30 करोड़ आदमी, उस समय मैं एमएससी कर रहा था, तो मैंने देखा कि सर्वे रिपोर्ट में लिखा था कि इस देश में 30 करोड़ आदमी भूखे सो जाते हैं, जिन्हें एक वक्त कभी खाना नहीं मिलता है। ये कल्पना भी मन में सिहरन पैदा करती है कि कोई ऐसा भी है जिसे 24 घंटे में एक बार भी खाना ना मिले और भूखा सो जाए। अगर मानवीय संवेदना है तो सिहरन भी होगी और तकलीफ भी होगी। संयोग से कह लीजिए कि हम थोड़ा सा मानवीय संवेदनाओं का के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तो मैं उस दिन सो नहीं पाया रात को। पूरी रात मैं सोचता रहा, 30 करोड़ लोग भूखे सो जाते हैं, एक टाइम भी खाना नहीं मिलता, क्या कर सकता हूँ मैं? पढ़ने वाला स्टूडेंट था, कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी का एक सेंटेंस मुझे ख्याल आया कि अगर देश के वो लोग जो सक्षम हैं और 2 वक्त खाना खाते हैं, अगर एक वक्त का खाना छोड़ दें तो देश के बाकी लोग जो भूखे सो जाते हैं वो खाना नहीं, उनको भी खाना मिल जाएगा और कोई भूखा नहीं सोएगा। तो मैंने फिर खाना छोड़ने का ही प्रण किया, और यकीन मानिए जब अगले दिन से खाना छोड़ दिया, भूख तो बहुत तेज़ लगी, चूँकि खाने का रूटीन था, 2 वक्त खाते थे, लेकिन मैंने पानी पी लिया, ये कर लिया वो कर लिया, और शाम को खाना खाया। तो 10-15 दिन, महीने 2 महीने तो दिक्कत हुई थोड़ी सी, लेकिन अब यूज़ टू हो गए, और अब एक वक्त ही खाना खाते हैं, एक ही वक्त ही भूख लगती, और शरीर वैसे ही ढल गया। अब तो मुझे 42 साल हो गया एक वक्त खाना खाते हुए, और जहाँ तक तखत पे सोने की बात है, हम पूरी ज़िंदगी, ये तखत 45 साल पुराना है। 45 साल पुराना? 45 साल पुराना तखत है। इस पर गद्दा देखेंगे तो उसकी उम्र भी कम से कम 35 साल है। उस गद्दे की उम्र भी हो सकता है आपकी उम्र से ज़्यादा हो, हैं? और उसी पे सोते हैं यार। और गर्मी नहीं मेरे लगती है? कमरे, नहीं भाई खूब लगती है, क्यों, हम भी इंसान हैं यार, गर्मी भी लगती है, लेकिन मैंने अपने शरीर को मजबूत रखा है। यकीन मानिए जब मई जून की गर्मी होती है तो मेरे कमरे में एसी कूलर तो है नहीं, तो ये बाहर के दरवाजे खुले रहते हैं। तो लग्जरियस लाइफ में कुछ कोई तो चीज़ नहीं है, नहीं हो ही नहीं सकती। मेरी सोच लग्जरियस नहीं ना, मैं लग्जरी ज़िंदगी कभी जीना ही नहीं चाहता। मैं आम आदमी के दर्द को महसूस करना चाहता हूँ जो झोपड़ी में सो रहा है, इसलिए मैं इन चीज़ों को नहीं इस्तेमाल करता। वरना मैं भी कर सकता हूँ, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी मेरे लिए, लेकिन नहीं करता इसलिए कि मैं आम आदमी के दर्द को अपने सीने में बनाए रखना चाहता हूँ, ताकि जब हम सोचें तो हमें उसकी याद पहले आए। जब हम रात को जागें और नींद ना आ रही हो तो हम समझते हैं कि हम देश के उन तमाम लोगों के साथ जग रहे हैं जो आज हमारी तरह वो भी नहीं सो रहे और गरम का एहसास कर रहे हैं। तो सुबह क्या करना है, जब हम कुर्सी पे बैठे क्या करना है, तो क्लियर रहता है ना कि उन्हें, कि जिस दिन उनको नींद आ जाएगी, जिस दिन वो आराम से घर में सो जाएंगे, तब हम भी फिर सोचेंगे कि आगे एक कूलर लगवा लें, है ना। इसलिए हम नहीं लगवाते, और कोई बात नहीं। और कभी कभी तो गर्मी इतनी होती है कि तकिया गीला हो जाता है, तो मैं अपनी तकिया पलट लेता हूँ, और एक बार पलटे तो फिर सवेरा हो जाता है। ऐसे ही जीवन रहा है भाई, और ऐसे ही गुजार रहे हैं, ऐसे ही गुजरेगा, ऐसे ही गुजरेगा। हमारा सेवा भाव दिखावटी नहीं है कि हम इसलिए करते हो कि हमें वोट लेना है, हमें पॉलिटिक्स। आज हम कुर्सी पर नहीं हैं, लेकिन अभी भी तमाम लोग फ़ोन आ जाते हैं कि साहब बीमार हैं, साहब हॉस्पिटल में कहना है। हम डॉक्टर कह देते हैं, किसी को खून नहीं मिलता तो खून दिला देते हैं, किसी को दूसरी प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट कर देते हैं, किसी को थाने पुलिस से दिक्कत है तो वो भी कह देते हैं। तो जिसकी जो मदद कर सकते हैं करते रहते हैं।
किसी की गाड़ी पकड़ गई वो भी सीधे फ़ोन लगाता है कि भैया मेरा रिक्शा पकड़ गया, तो उसकी मदद कर देते हैं, रिक्शे वाले की मदद कर देते हैं। हम नहीं जानते हु इज़ दैट फेलो, कौन है ये भी नहीं जानते। मेरे नंबर शहर भर में बटा है, कोई भी फ़ोन कर लेता, हम किसी मदद कर देते हैं। एक आम आदमी आम एमएलए बन के रह गए। तो हम आम एमएलए हैं ही। हमें कभी 5 साल बता रहा हूँ आपको भैया, मुझे कभी नहीं लगा कि मैं एमएलए हूँ। मैं साधारण आदमी के तरीके से था, वैसे ही आज भी हूँ और वैसे रहना चाहता हूँ। ये जनता आपके लिए बोलती भी है सर। जी, आपकी इसकी बहुत हमें कभी लगा ही नहीं कि हम एमएलए हैं। हम तो अपनी गाड़ी से उतर के किसी रिक्शे वाले से भी हाथ मिला लेते हैं। क्योंकि आपकी रूम के बारे में जो बातें बताई हैं, मुझे बाहर से तो पता चली थी, देखा तो आज मैंने आपका। अच्छा भैया, तो जनता आपकी बात करती है, आपके पीठ पीछे ये बात करती। तो आप सतीश निगम जी हमारे साथ थे, बहुत लंबी चर्चा हुई और बहुत सार्थक और अच्छी चर्चा हुई। एक मैंने अभी एक शब्द यूज किया, एक आम व्यक्ति, एक आम एमएलए, ये बहुत कम होता है। यहाँ पर आप एमएलए होके एक आम आदमी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और बहुत से आम आदमी का ये सपना होता है कि मैं एमएलए बन जाऊंगा तो ये यूज करूंगा, वो यूज करूंगा। जी, सब बदल डालूंगा। और सर ने एक जो बहुत लोगों में उत्सुकता थी कि मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, प्रत्याशी होंगे कि नहीं होंगे, आज कभी न्यूज़ पे आपने खुलासा कर दिया कि कानपुर को बदलना है, अगर कहा जाएगा तो किया जाएगा। मैं अभी कुछ ये नहीं कह सकता, कहा लेकिन जाएगा तो किया जाएगा सर। वक्त अभी तो बहुत चीज़ें लोग ही तय करेंगे साहब, हम क्या तय लोग करेंगे, तय हम करेंगे। क्या हैं। लेकिन कानपुर को बढ़िया बनाना है, सुंदर बनाना है। कानपुर में लोग अच्छे से हवा में सांस ले सकें, और जैसे नगर पालिका के तमाम, नगर निगम के तमाम सारे हॉस्पिटल हैं बंद पड़े हैं, वो चालू हो जाएं। जच्चा बच्चा था, कितने बच्चों को वहाँ से राहत थी, क्यों नहीं चालू हुआ? चालू हो जाता तो बहुत अच्छा होता बहुत सी योजनाएं हैं सर है के ना, पास कानपुर बहुत की। सारी। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो कानपुर को बना डालूंगा, लेकिन बदल एक डालूंगा। बार आपने कहा कि इस बार मेयर सपा का आना है। हाँ आएगा, मैंने सही, कोई और सही, वो अलग बात है, लेकिन बनेगा मेरा। मेयर सपा का बनेगा, तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। कोई तो बनेगा, जी जी, कोई बनेगा, कोई तो बनेगा, लेकिन वो बनेगा हमारा। और चलिए सर, हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। सो नहीं साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का भी धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद।